सम एनहांस्ड वर्जन, ठीक है, थोड़ा डिटेल में आप उसको पढ़ेंगे। आपने पढ़ा था कि प्लांट ब्रीडिंग हम लोग करवाते हैं, एनिमल ब्रीडिंग हम लोग करवाते हैं। इस चैप्टर में आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लांट ब्रीडिंग हम कैसे करवाते हैं, एनिमल ब्रीडिंग हम कैसे करवाते हैं, ठीक है, एंड सम अदर टॉपिक्स आल्सो। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट, कि इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे, ठीक है। सी, इस लेक्चर में हम लोग एनिमल हस्बेंड्री से स्टार्ट करेंगे एंड विल फोकस ऑन फ्यू एनिमल्स। फॉर एग्जांपल, विल फोकस ऑन कैटल फार्मिंग, विल फोकस ऑन पिसिकल्चर, will focus on poultry farming, and also will try to cover the beekeeping or bee farming. Okay, ये कुछ एनिमल्स हैं जिनके ऊपर हम अपना लेक्चर जो है आज अब पूरा कवर करेंगे, करेक्ट। सबसे पहले आता है आपका एनिमल हस्बेंड्री में कौन कौन से एनिमल्स है विच आर बीइंग कवर्ड एंड व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री इज सिंपली द मैनेजमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक क्या है, जैसे कैटल, गाय, भैंस, काउ, बफेलोज, जैसे गोट, जैसे शीप, जैसे हनी बीज, जैसे पोल्ट्री, बर्ड्स, चिकन, जैसे फिशेस, मेरीन एंड इनलैंड बोथ। इन सब की मैनेजमेंट और कैसे हम इनसे अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट को लेंगे, दिस ऑल कम्स अंडर द एनिमल हस्बेंड्री। हम किस तरह से इन एनिमल से अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट ले रहे हैं, दैट इज द एनिमल हस्बेंड्री। और हम कैसे उस एनिमल को पर्टिकुलर जगह पे, शेल्टर हो, शेड हो, पॉन्ड हो या बी फार्म्स हो, कैसे हम उनको मैनेज कर रहे हैं, कैसे हम उनको डिजीज फ्री रख रहे हैं, कैसे हम हाइजीन की केयर करके उनको रख रहे हैं, ये सारी चीजें किसके अंदर कवर होंगी, एनिमल हस्बेंड्री में। एंड एवरी पॉइंट विल बी कवर्ड अंडर एवरी एनिमल। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद दी कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग में हमको देखो दो ही चीजों से मतलब है, वी जस्ट नीड टू प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कैटल। either we need milk from the cattle, that is cow, buffaloes and all, either we need them for the labor, या तो हमको मिल्क चाहिए उनसे, या तो हम उसको लेबर के लिए यूज कर रहे हैं, और एक और जरिया है, या तो हम उनको मीट के लिए या बीफ के लिए यूज कर रहे हैं। ओके, तो मिल्क और लेबर के लिए ज्यादातर हम पढ़ते हैं कि हाउ मिल्क और लेबर के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं, राइट। लेबर मतलब क्या, हम उसको एज अ लेबर यूज करें, जैसे खेतों में हम प्लोइंग के समय यूज करते हैं, टिल्टिंग के समय यूज करते हैं, इरिगेशन जब हमको करवाना होता है उस समय भी हम कैटल का यूज करते हैं, ठीक है। बहुत ही, ये तो बहुत पुराना टेक्निक है, बहुत, अब तो खैर ट्रैक्टर्स वगैरह आ गए हैं, बट बहुत पुराना टेक्निक है। स्मॉल स्केल पे अगर हम कर रहे हैं, आज भी हम कैटल को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको लेबर के लिए भी यूज कर सकते हैं। मिल्क और लेबर दो ही प्रोडक्ट चाहिए हमको कैटल फार्मिंग से। कैटल फार्मिंग में हम जो दो मेन एनिमल्स की स्टडी करते हैं, या जो दो मेन एनिमल्स की हस्बेंड्री कर रहे हैं, वो है काउ एंड बफेलो। ऑब्वियसली यू आर इन 12th क्लास, सो यू नीड टू नो द साइंटिफिक नेम्स नाउ। कॉमन नेम से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। एवरी साइंटिफिक नेम यू मस्ट नो, बिकॉज इन क्लास 9th यू हैव studied diversity, in class 11th you have also studied diversity। तो अब तो आपको कॉमन नेम ऐसे पता होने चाहिए, सबके साइंटिफिक नेम उनके साथ पता होने चाहिए, ठीक है। तो काउ का कॉमन नेम इज बॉस इंडिकस। देयर आर सो मेनी ट्रिक्स टू रिमेम्बर द साइंटिफिक नेम। फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉस, बॉस ऑफ इंडिया, इंडिया की बॉस कौन है। गाय कहीं खड़ी हो जाए तो मजाल है किसी की कि कोई हॉर्न मार के उसको जबरदस्ती पीछे कर दे, जब तक वो खुद नहीं हटेगी ट्रैफिक वही रहेगा, बॉस है वो इंडिया की, ऐसे ही है। तो बॉस इंडिकस इज काउ एंड बॉस ब्यूबेलिस इज बफेलो। साइंटिफिक नेम यू मस्ट, ओके। फिर आता है कि एनिमल हस्बेंड्री, कैटल फार्मिंग में हम लोग कौन सी स्पीशीज को यूज कर रहे हैं, क्या हम इंडियन स्पीशीज या एंडेमिक स्पीशीज को यूज कर रहे हैं, या एक्सोटिक स्पीशीज को यूज कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई एक्सोटिक ब्रीड, मान लो जर्सी एंड ब्राउन स्विस, ये एक एक्सोटिक ब्रीड है कैटल का, ठीक है। अब इसमें हम देख रहे थे कि ये ना मिल्क प्रोडक्शन बहुत बढ़िया कर रही, मतलब इनका क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क वाज वेरी गुड, बहुत बढ़िया था। और जो इंडियन ब्रीड थी अपने पास, रेड सिंधी और साहिवाल, इनका क्या था, इनमें डिजीज रेजिस्टेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, कैरेक्टर था इनमें, ट्रेड था डिजीज रेजिस्टेंट का। और इनके पास जो लेबर कैपेसिटी थी, मतलब इनमें मसल पावर बहुत बढ़िया थी इनकी, और लेबर की तरह अच्छे तरीके से हम इसको यूज कर सकते थे। ये इंडियन ब्रीड्स का था। तो हमने क्या सोचा कि क्यों ना, अब देखो डिजायर्ड कैरेक्टर तो दोनों ही है,
हमको मिल्क वाला भी चाहिए, हमको लेबर वाला भी चाहिए, कैरेक्टर डिजीज रेजिस्टेंट कैरेक्टर भी चाहिए हमको, राइट? तो हमने क्या किया कि एक्सोटिक और इंडियन ब्रीड को कर दिया हमने क्रॉस कर दिया, तो बन गया हमारे पास एक हाइब्रिड, एक ऐसा हाइब्रिड जिसके पास दोनों ही कैरेक्टर थे, एक्सोटिक वाले कैरेक्टर भी थे, इंडियन वाले कैरेक्टर भी थे, और ऐसे हाइब्रिड को फिर हमने मार्केट में सप्लाई किया कि भाई ये तो इसके पास सारे डिजायर्ड कैरेक्टर है, इसको हम अच्छे से यूज कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं। इस एनिमल हस्बेंड्री का जो नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे, दैट इज ऑल बेस्ड ऑन एनिमल ब्रीडिंग एंड प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स, हाउ एनिमल ब्रीडिंग एंड प्लांट ब्रीडिंग टेक्स प्लेस, स्टेप्स क्या होते हैं उनके, तरीका क्या होता है उनका। बहुत इजी तरीके से मैं ट्राई करूंगी आपको बताने की कि एक ही बार में आपको वन थ्रो में समझ में आ जाए, ठीक है? केटल को मैंने बताया आपको कि दो चीजों के लिए हम यूज करते हैं, या तो मिल्क के लिए, या तो उसको हम यूज करते हैं लेबर के लिए। अगर हम किसी केटल को मिल्क के लिए यूज कर रहे हैं तो हम उसको एक नाम से पुकारते हैं, उसका नाम होता है मिल्च, ठीक है? क्या होता है उसका? मिल्च, MILCH। और अगर हम उसको लेबर के लिए यूज कर रहे हैं तो उसका नाम क्या होता है? ड्रॉट। मिल्च एनिमल्स मतलब द कैटल विच इज reared for the milk. Draught animals, the cattle which is reared or used for the labor. Clear? नेक्स्ट आता है आपका, अभी मैंने आपको बताया या मिल्क के लिए हम यूज करेंगे या लेबर के लिए यूज करेंगे कैटल को, राइट? अब आपको पता है कि जो आफ्टर डिलीवरी ऑफ द calf, what happens is there is a particular time period for which it will produce, the female will produce milk. There is a particular time period, right? Same is the case with human beings also. After delivery there is a particular time period for which mother will produce milk, right? For which breastfeeding will occur, right? That period is known as lactation period. In cattle also, that period is known as lactation period, and we have to make it sure that lactation period of the cattle which we are using as animal husbandry is quite high, कि lactation period थोड़ा ज्यादा हो, जिसकी वजह से हमको ज्यादा देर तक मिल्क मिले, ओके? दूसरी चीज ये है कि जितनी देर तक भी हमको मिल रहा है, जो भी लैक्टेशन पीरियड है फिक्स मान लो, उसमें हमको जो मिल्क मिल रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए मिल्क की। इन चीजों पे हमको ध्यान देना पड़ता है, ठीक है? कैटल फार्मिंग के लिए किसी को भी, कोई भी इंसान है जिसको कैटल फार्मिंग करवाना है, उसको कुछ डूज एंड डोंट्स, प्रोज एंड कॉन्स भी हैं उनके, कुछ डूज एंड डोंट्स भी हैं जिन पे उनको ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा? अगर आपको कैटल फार्मिंग करना है तो ऑब्वियसली यू नीड अ शेड, आपको कोई जगह तो चाहिए जहां पे आप अपनी केटल को रखोगे। ऐसा थोड़ी ना खुले में रख दोगे, बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है, वो कैसे उसको झेलेगी, ठीक है? तो एटलीस्ट आपको एक शेल्टर तो चाहिए भाई, जिसके ऊपर रूफ हो, ताकि वो बारिश धूप इन सब से बच सके। आपको जो शेल्टर आप प्रोवाइड करवा रहे हो कैटल के लिए, उसमें वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं बंद कमरा है पूरा, उसमें ना कोई हवा ना पानी ना कोई लाइट आने का कुछ सोर्स ही नहीं है, क्या फायदा है इससे? तो मर जाएगी, ठीक है? यहाँ अच्छे से नहीं रह पाएगी, दिस इज नॉट अ गुड कंडीशन फॉर अ केटल टू लिव, okay? So that particular place should be well ventilated, should be having a well designed roof, and that particular place should be having a slopy floor. What do you understand by a slopy floor? क्या होता है? Because if you are having more than like 5-10 numbers of cattle with you, it will be very difficult for you to clean that particular place. काउ डंग वगैरह उनका सब एक्सक्रीटा वगैरह सब वहां जाएगा, और अगर फ्लोर जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हुआ, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्लीन इट। सो देयरफॉर हम लोग ट्राई करते हैं कि जहां पे हम अपनी कैटल को रख रहे हैं फॉर द फार्मिंग पर्पस, कैटल फार्मिंग पर्पस, वहां पे जो फ्लोर हो दैट शुड बी स्लोपी, उसका एक एंगल होना चाहिए, इंक्लाइंड फ्लोर होना चाहिए, ताकि उसकी क्लीनिंग में बहुत अच्छी तरीके से हमको हेल्प हो जाए। अगर स्ट्रेट फ्लोर होगा, you will be having difficulties in cleaning the floor. If the floor is slopy, it will be easy for you to clean the floor, and therefore it can maintain the proper hygiene for that particular kettle to live. गंदी जगह पे वहां उसका एक्सक्रीटा पड़ा हुआ है, आपने काउडंग पड़ा हुआ है, साफ नहीं किया है, कैसे रहेगा वहां पे मक्खियां आ रही है, कितने सारे और माइक्रोब्स आ रहे हैं, डिजीजेस के नंबर बढ़ रहे हैं इसकी वजह से, गंदगी की वजह से। तो हाइजीन का तो देखो, आप कोई भी एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हो आपको ध्यान तो रखना ही है,
हाइजीन इज द प्राइम मोटिव, ठीक है, फॉर एनिमल हस्बेंड्री। ओके, बाकी कुछ चीजें जो सब में कॉमन है, फॉर एग्जांपल आपको डिजीजेस के लिए चेक करना पड़ेगा, वेटरनरी डॉक्टर जो है आप अपना रखो एक, और रेगुलर बेसिस पे आप अपनी कैटल को चेकअप करवाओ, कोई डिजीज तो नहीं है इनको, ठीक है। तो डिजीज के लिए तो आपको देखो करना ही पड़ेगा, वेटरनरी डॉक्टर के पास आपको बार बार रेगुलर चेकअप्स करवाने पड़ेंगे, बिकॉज डिजीज फ्री एनिमल इज द मस्ट फॉर एनिमल हस्बेंड्री। आप डिजीज वाले एनिमल की एनिमल हस्बेंड्री करवा रहे हैं तो इससे तो आप ही को नुकसान होगा उल्टा, ठीक है। तो डिजीज फ्री होना तो बहुत जरूरी है कैटल के लिए। सारी बातें हो गई, सब कुछ हो गया, हम कहाँ रखेंगे कैटल को, कितनी टाइप की कैटल होती है, ब्रीड्स कौन सी होती है, हाइब्रिड बना सकते हैं हम, सब कुछ हो गया। एक चीज रह गई, एक चीज क्या रह गई कि हम उसको फूड क्या देंगे। हम कैटल फार्मिंग करवा रहे हैं, उसको खाना भी तो देना है हमको, राइट। तो खाना जो हम दे रहे हैं कैटल को वो दो तरह का हो सकता है, या तो वो खाना सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है कि कैटल हाइजीन तरीके से जिंदा रह सके और जो हेल्दी रह सके, ठीक है। एक तो खाना है जिससे वो कैटल हेल्दी तरीके से अपना लाइफ को मेंटेन कर सके, अपनी लाइफ को गुजार सके। दैट टाइप ऑफ फूड आर नोन एज मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट फूड। द अदर टाइप्स ऑफ फूड आर लाइक, मान लो कोई फीमेल है, उसने काफ डिलीवरी किया, उसके बाद इट विल प्रोड्यूस मिल्क, फीमेल विल प्रोड्यूस मिल्क फॉर द लैक्टेशन पीरियड, राइट। लैक्टेशन पीरियड के दौरान फीमेल विल प्रोड्यूस फूड, मिल्क, राइट। अब उस समय उसको थोड़ा एक्स्ट्रा पैम्परिंग चाहिए। एक्स्ट्रा पैम्परिंग हम कैसे कर सकते हैं उसकी, उसको बढ़िया खाना दो, थोड़ा एक्स्ट्रा एलिमेंट्स वाला खाना दो, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा हम उसको देना पड़ेगा ताकि वो अच्छा मिल्क प्रोडक्शन करे उस पीरियड के दौरान, और वो हेल्दी रहे उस पीरियड के दौरान, और अच्छी सेहत बनी रहे उसकी। उसके लिए हमको थोड़ा एक्स्ट्रा फूड उसको सप्लाई करना पड़ता है। दैट पर्टिकुलर फूड इज मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट फूड। उस समय जब लैक्टेशन पीरियड के दौरान हमको ये खाना उसको देना पड़ता है, दैट इज मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट फूड। पहला कौन सा था, सिर्फ हेल्दी तरीके से जीने के लिए हमको चाहिए बस, दैट इज मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। सेकेंड इज थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के लिए, हाँ ठीक है लैक्टेशन पीरियड है थोड़ा एक्स्ट्रा फूड दे दो, दैट इज मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट फूड्स। अब ये जो फूड है इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं इसके अंदर। जो काउ कैटल फीड है जो, उसमें आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि कैटल फीड में जो एलिमेंट्स है दैट आर रफेज और कॉन्सेंट्रेट्स। रफेज तो वो जो फॉडर क्रॉप्स जो आप जितनी भी पढ़ी होंगी आपने, तो वो इसमें आ जाएंगी। फाइबर बेस्ड जितने भी फूड है वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो होगा उसमें रफेज, मतलब फाइबर बेस्ड फूड होगा कोई ना कोई जरूर। दूसरा होगा, अब खाली फाइबर्स थोड़ी ना दे सकते हो आप अपनी कैटल को, आपको कुछ एक्स्ट्रा भी तो देना पड़ेगा। फाइबर के साथ आपको प्रोटीन भी तो देना है, आपको अदर न्यूट्रिएंट्स भी तो देने हैं उसको। खाली फाइबर नहीं दे सकते आप काऊ को, प्रोटीन्स भी चाहिए उसको, बाकी न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, तो वो आप ही को तो सप्लाई करने हैं। जब आप किसी कैटल को यूज कर रहे हो, सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ टू फीड हिम और हर, to make sure that the place is hygienic, to make sure that kettle is disease free. This is your responsibility now because you're having benefit from that kettle, right? तो आप लोग इसमें ध्यान रखते हैं कि जो खाना हो उसमें फाइबर बेस्ड क्रॉप तो जरूर हो, जिसको हम रफेज बोलते हैं, साथ ही साथ प्रोटीन्स और अदर न्यूट्रिएंट्स भी उसमें एडेड हो अच्छी तरीके से, जिसको हम कंसंट्रेट्स बोलते हैं। कभी कभार क्या होता है कि कंसंट्रेट्स और रफेज के अलावा हम सोचते हैं अरे कुछ और भी ऐड कर देते हैं, जैसे हम लोग दूध अगर बच्चे पीते हैं तो उसमें कभी कभी बॉर्नविटा या हॉर्लिक्स ऐड कर लेते हैं ना। सो दूध में तो अपना न्यूट्रिएंट्स हैं अच्छे खासे, बट हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा चाहते हैं, राइट। जो एक्स्ट्रा एलिमेंट हम डालना चाहते हैं दैट आर एडिटिव्स। एडिटिव्स क्या है इस समय, बॉर्नविटा एंड हॉर्लिक्स दूध में। उसी तरीके से कैटल फीड में जो रफेज और कंसंट्रेट्स है ये तो रिक्वायर्ड है, एसेंशियल है। इसके अलावा हम कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा एडिटिव्स भी डाल देते हैं जिनको हम बोल देते हैं फीड एडिटिव्स। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम ऑक्साइड, सम विटामिन लाइक विटामिन B3, यीस्ट, ये सब हम ऐड कर देते हैं। एंड ऑल्सो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक्ट एज एन एंटासिड, ठीक है। तो ये हम ऐड कर देते हैं कभी कभी खाने में, नोन एज फीड एडिटिव्स, राइट। सब कुछ हो गया, क्या बच गया, अब कैटल डिजीजेस बच गई। डिजीजेस तो हो सकती है उनको किसी भी चीज से हो सकती है, चाहे वो एक्सटर्नल पैरासाइट हो चाहे वो इंटरनल पैरासाइट हो, उनसे भी हो सकती है। एक्सटर्नल पैरासाइट जैसे
लीच वगैरह, ये सब इंटरनल पैरासाइट जैसे ये टेप वॉर्म्स वगैरह, लिवर फ्लूइड वगैरह, वॉर्म्स वगैरह, ये सारे इंटेस्टाइन, स्टमक, इनको खराब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजों का हमको ध्यान रखना है, कोई डिजीज तो नहीं है हमको। इसके अलावा और भी तो डिजीज हो सकती है। और डिजीज क्या है, अभी मैंने आपको बताया मैग्नीशियम ऑक्साइड फीड एडिटिव्स की तरह डालते हैं। तो अगर केटल में मैग्नीशियम की कमी हो गई तो इनके डिजीज हो जाती है नोन एज ग्रास टेटनी। आपको भी पिक्चर्स दिखाऊंगी, उसमें आपको समझ में आ जाएगा ग्रास टेटनी क्या होता है, ठीक है। और जो केटल में जो कॉमन डिजीजेस है वो मैंने लिखा है, बिल्कुल कॉमन डिजीज जैसे क्यू फीवर, ठीक है। क्यू फीवर जो है बैक्टीरियल डिजीज है, और बेसिकली क्यू फीवर के जो साइंस होते हैं वो है जैसे स्टिल बर्ड्स, मरा हुआ काफ पैदा होगा, मरा हुआ बच्चा पैदा होगा, ठीक है। बहुत इम्यूनिटी वीक हो जाती है इसमें, वीक रहेंगे केटल, बहुत ज्यादा खड़े नहीं हो पाएंगे, खा नहीं पाएंगे ठीक से, ठीक है। तो क्यू फीवर एक डिजीज है बहुत कॉमन। रेबीज भी बहुत कॉमन डिजीज है इसमें केटल में। टेटनस, रेबीज, ये तो वैसे ही कॉमन डिजीज है अदरवाइज भी, राइट। और ब्लू टंग एक बहुत कॉमन डिजीज है केटल में। एंथ्रैक्स एक अनदर वेरी कॉमन डिजीज फॉर केटल, ओके। ये मैंने आपको कुछ पिक्चर्स, ये एंथ्रैक्स की पिक्चर है, ये सिर्फ देखने से जो पता चल जाए हमें वो डिजीजेस मैंने आपको यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है। तो ये एंथ्रैक्स, दिस इज ब्लू टंग का साइन, ठीक है। ये दो आपके जानने में जरूरी थी कि दिखने में कैसी लगेंगी केटल, अगर उसको एंथ्रैक्स है, अगर उसको ब्लू टंग है। ब्लू टंग में तो ऑब्वियसली टंग विल बी ब्लू, ओके। सो दीज आर फ्यू डिजीजेस फॉर केटल। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका दैट विल बी पोल्ट्री फार्मिंग ऑफ कोर्स, ओके। सो नेक्स्ट एनिमल जो हम लोग हस्बेंड्री में यूज कर रहे हैं दैट इज पोल्ट्री फार्मिंग में, राइट। पोल्ट्री फार्मिंग में देखिए क्या हो रहा है, हम लोग को क्या चाहिए पोल्ट्री फार्मिंग से, पोल्ट्री बर्ड से हमको क्या चाहिए, या तो हमको चाहिए मीट, राइट, या तो हमको चाहिए एग्स, दो ही तो चीज चाहिए उससे हमें, ठीक है। जो हम पोल्ट्री बर्ड्स, चिकन वगैरह जो हम यूज कर रहे हैं उससे दो ही तो चीज चाहिए हमें, या तो हमको एग्स चाहिए, या तो हम उसको मीट पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, राइट। अगर पोल्ट्री बर्ड को हम एग के लिए यूज कर रहे हैं सो दैट विल बी लेयर्स, दैट विल बी कॉल्ड एज लेयर्स, ठीक है। जैसे हमने कैटल फार्मिंग में पढ़ा था ना, मिल्क प्रोड्यूसिंग कैटल नोन एज मिल्च, राइट। लेबर, द कैटल विच आर यूज्ड फॉर लेबर आर नोन एज ब्रॉट। ऐसे ही पोल्ट्री बर्ड्स में भी ऐसे ही है, एग प्रोड्यूसिंग, जो एग के लिए हम जिन पोल्ट्री बर्ड्स को यूज कर रहे हैं दे विल बी नोन एज लेयर्स, और जिनको मीट के लिए यूज कर रहे हैं दे विल बी नोन एज ब्रॉयलर्स, ओके। अगेन ब्रीड्स हमको पता होनी चाहिए, इंडियन और एक्सोटिक। इंडियन ब्रीड ऑल्सो नोन एज एंडेमिक ब्रीड्स, ओके, एंड एक्सोटिक ब्रीड्स और फॉरेन ब्रीड्स, ओके। इंडियन ब्रीड्स जो हैं पोल्ट्री बर्ड्स में सबसे फेमस दैट इज असील, एंड एक्सोटिक ब्रीड जो है दैट इज लेग हॉर्न। अगेन वही चीज हमने किया, लेग हॉर्न के कैरेक्टर्स हमको पसंद आए, असील के भी कैरेक्टर्स हमको पसंद आए, पर दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स थे। अब हमने क्या किया, इनकी करा दी हमने ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग करवाई, तो हमारे पास जो हाइब्रिड आया उसके पास थे डिजायर्ड कैरेक्टर ऑफ बोथ इंडियन एंड एक्सोटिक ब्रीड्स, राइट। तो यही तो हमको चाहिए। अब केटल में तो हमको समझ में आता है क्या क्या डिजायर्ड कैरेक्टर हमको चाहिए, पोल्ट्री बर्ड्स में हमको क्या डिजायर्ड कैरेक्टर चाहिए। सी, पोल्ट्री बर्ड्स आपको पता है एग और मीट के लिए हम यूज कर रहे हैं, राइट। अब जो एग लेइंग पोल्ट्री बर्ड है, ठीक है, मान लो एग लेइंग जो चिकन है, अ, तो उस एग लेइंग में अगर मैं आपको बोलूं उसकी हाइट साइज बहुत बड़ा है, तो उससे तो नुकसान होगा हमें उल्टा, क्योंकि उसमें तो बहुत ज्यादा हमें खर्चा देना पड़ेगा, राइट। उसमें तो उसकी मेंटेनेंस ही बहुत ज्यादा लग जाएगी, वो दे तो खाली अंडे ही रहा है। तो जो हम ट्राई करते हैं, जो एग लेइंग बर्ड्स हैं, पोल्ट्री बर्ड्स हैं, उनका साइज थोड़ा छोटा ही हो, हाइट थोड़ी छोटी हो तो ही ठीक है, मेंटेनेंस थोड़ा कम लगेगा। अब दूसरा केस जो मीट वाले हैं, जो चिकन मीट जो देंगे, अब उनमें हमको तो उसको मीट के लिए रखना है ना। अब मीट के लिए अगर हम उसको रख रहे हैं तो हमको तो ये ध्यान में रखना है उसकी मसल टोन अच्छी हो, उसकी हाइट भी ठीक ठाक हो, साइज भी अच्छा खासा हो, ये तो हमको ध्यान देना है ना। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके चलते हैं कि हमको ऐसे ऐसे कैरेक्टर चाहिए, दैट डिपेंड्स हमको प्रोडक्ट क्या चाहिए, एग चाहिए या मीट चाहिए। दूसरी चीज, आप पोल्ट्री बर्ड्स को रख रहे हो तो ऑब्वियसली पोल्ट्री फार्म होगा आपके पास कोई ना कोई, तभी रख रहे हो आप। पोल्ट्री फार्म है तो उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, भाई इतने सारे बर्ड्स है एक साथ रह रहे हैं,
हो सकता है बहुत गर्मी भी हो, बहुत सर्दी भी हो, तो एटलीस्ट टेम्परेचर टॉलरेंस का डिजायर्ड कैरेक्टर तो होना ही चाहिए पोल्ट्री बर्ड के पास। ऐसा ना हो बहुत गर्मी हो ही मर गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। समर टॉलरेंस होनी चाहिए उसमें, समर अडेप्टेडनेस होनी चाहिए उसमें, ठीक है। नंबर ऑफ एग्स और नंबर ऑफ चिक्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनमें भी ध्यान दो। ऐसी ऑब्वियसली ऐसी ब्रीड को हम चूज करेंगे जो नंबर ऑफ एग्स ज्यादा दे रही है, जो नंबर ऑफ चिक्स ज्यादा दे रही है और हेल्दी चिक्स आ रहे हैं हमारे पास, ऐसी ब्रीड को हम चूज करेंगे। तो ये कुछ डिजायर्ड कैरेक्टर होते हैं जो हमको देखने पड़ते हैं पोल्ट्री फार्मिंग में, ठीक है। पोल्ट्री फार्मिंग में भी सेम चीज, अगर हम उसको फीड सप्लाई कर रहे हैं पोल्ट्री बर्ड्स को, तो उसमें जब हम फीड सप्लाई करते हैं तो देखते हैं हम किसको दे रहे हैं। हम जो लेयर्स है उनको दे रहे हैं, ब्रॉयलर्स है उनको दे रहे हैं, ठीक है। क्या हम एग प्रोड्यूसिंग पोल्ट्री बर्ड्स को फीड दे रहे हैं या मीट प्रोड्यूसिंग पोल्ट्री बर्ड्स को फीड दे रहे हैं, दैट डिपेंड्स। अगर ऑब्वियसली आप मीट प्रोड्यूसिंग पोल्ट्री बर्ड को अगर आप खाना दे रहे हो, फीड दे रहे हो, सो ऑब्वियसली यू विल बी नीडिंग मोर विटामिन रिच, मोर प्रोटीन रिच, मोर फैट रिच सप्लीमेंट्स इन द फूड, राइट। और दूसरे कॉन्ट्रास्टिंग में दूसरा, अगर हम एग प्रोड्यूसिंग पोल्ट्री बर्ड्स को फीड दे रहे हैं तो ठीक है, हम उसमें बस थोड़ा मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट वाले फूड देंगे, ठीक है, अच्छी तरह हेल्दी रहे, बस जिंदा रहे, काफी है। ऐसा हमको इतना एक्स्ट्रा फैट उसमें देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा फैट वगैरह जब हम दे रहे हैं तो ऑब्वियसली इट इज मेंट फॉर दी मीट प्रोड्यूसिंग पोल्ट्री बर्ड्स, ओके। हम ध्यान क्या रखते हैं, अब जैसे हमने कैटल फार्मिंग में पढ़ा डूज एंड डोंट्स, ऐसे ही पोल्ट्री फार्मिंग में भी है। आप पोल्ट्री फार्मिंग में, पोल्ट्री फार्म होगा आपके पास कोई ऑब्वियसली, या शेड होगा जिसके अंदर आप अपनी पोल्ट्री बर्ड्स को रख रहे हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा सबसे पहली बात कि भाई क्लीन हो, बिकॉज इन पोल्ट्री फार्मिंग कचरा ज्यादा होगा, बिकॉज दे विल बी एक्सक्रीटिंग आउट देयर एक्सक्रीटा, दे विल बी शेडिंग देयर फेदर्स, कुछ ना कुछ चिक्स जो बॉर्न हो रहे हैं, चूजे, वो मर भी रहे होंगे, कुछ अंडे भी टूट रहे होंगे, ये सारी चीजों से बहुत गंदगी आ जाती है उसमें। तो अगर रेगुलर हम लोग उसका क्लीनलीनेस नहीं कर रहे हैं तो इट विल रिजल्ट इन सो मच ऑफ अनहाइजीनिक कंडीशन which is obviously improper for the poultry bird to stay. दूसरी चीज, बहुत सारे पोल्ट्री बर्ड्स एक साथ हैं, आपको वेंटिलेशन एयर का ध्यान रखना पड़ेगा, अच्छी लाइट, अच्छी एयर, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सफोकेट हो सकते हैं अदरवाइज। दूसरी चीज ये है कि अगर आप पोल्ट्री बर्ड्स को रख रहे हैं, ऑब्वियसली उसमें कोई ना कोई डिजीज भी हो सकती है, बहुत सारी पोल्ट्री डिजीजेस सुनी भी होंगी आपने, तो डिजीजेस हो सकती है, तो ठीक है, रेगुलर चेकअप करवाओ आप अपने पोल्ट्री फार्म में, कोई डिजीज तो नहीं है उनको, ठीक है। तो उसके लिए वैक्सीनेशन भी है, बहुत सारी वैक्सीनेशन आप करवाओ अपनी पोल्ट्री बर्ड्स की, डिजीज फ्री करवाओ उनको, और डिजीज का अदरवाइज चेकअप भी करवाओ, ठीक है। अच्छी तरह से खाना खा रहे हैं, खाना मिल रहा है कि नहीं ये भी चेक करवाओ, जहाँ पे उनको रखा हुआ एक शेड है प्रॉपर या नहीं ये भी चेक करवाओ, अच्छी वेंटिलेशन है या नहीं ये भी चेक करवाओ, तब तो आप पोल्ट्री फार्मिंग करोगे ना, ऐसे थोड़ा शुरू कर दोगे, ठीक है। तो ये चीजें हमको ध्यान में रखनी पड़ती है। अब मैंने डिजीजेस बोला, तो बहुत सारी डिजीजेस होती हैं पोल्ट्री फार्मिंग में, जो बहुत कॉमन भी है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, मेंशन किया हुआ है। कुछ डिजीजेस जैसे फाउल पॉक्स एंड फाउल कॉलेरा आर वेरी कॉमन इन बर्ड्स, वेरी कॉमन इन पोल्ट्री बर्ड्स, ठीक है। सम डिजीजेस लाइक रानीखेत डिजीज, ट्विस्टेड नेक हो जाता है, बिल्कुल गर्दन मुड़ जाती है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी कॉमन, इसलिए लिखा हुआ। बोट्यूलिज्म इज ऑल्सो बर्ड टू बर्ड, बल्कि फैलती भी है, कंटेजियस है बोट्यूलिज्म। तो अगर आपके पोल्ट्री फार्म में किसी को ये डिजीज है तो वो सबको फैलाएगा, पूरे पोल्ट्री फार्म में फैल सकता है आपका ये डिजीज, तो देयरफॉर यू हैव टू मेक श्योर कि डिजीज फ्री है आपका पोल्ट्री फार्म, ठीक है। कुछ इमेजेस डाली हुई हैं, दिस इज फाउल कॉलेरा। फाउल पॉक्स जैसे चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स में पिस्ट्यूल्स बनते हैं, उसी तरह से उसकी बॉडी पे भी बन जाएंगे। रानीखेत डिजीज में आप देख सकते हैं ट्विस्टेड नेक, मुड़ जाती है एकदम गर्दन अच्छे से, तो ये तो बिल्कुल अच्छा साइन है देखने का, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन में क्या है, अब जैसे हमने बाकी पढ़ा, फिश प्रोडक्शन में भी हमको कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा तभी हम करवा रहे हैं, राइट। तो फिश प्रोडक्शन में हमको क्या चाहिए, हमको ऑब्वियसली मछलियां चाहिए फॉर द मीट पर्पस, ऐसे ही चाहिए हमको, या अदर पर्पसेस जैसे फिश लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, ये सब भी बनाते हैं हम बहुत सारे अदर पर्पसेस के लिए। एक्सक्यूज मी। तो फिश प्रोडक्शन में हम लोग कौन कौन सी फिशेस लेते हैं, क्या हम ट्रू फिश ले रहे हैं जो पाइसिस के अंडर आती थी, या हम अदरवाइज बाकी फिश भी ले सकते हैं। जैसे फिश प्रोडक्शन में हम लोग एक तो ट्रू फिश तो ले ही रहे हैं फॉर श्योर, ट्रू फिश मतलब जो पाइसिस सुपर क्लास के अंदर आ रही थी वो, ठीक है। और
अदरवाइज इसके अलावा भी हम फिश ले रहे हैं, जैसे शेल फिशेस जितनी भी थी वो भी हम ले रहे हैं, प्रॉन्स, लॉबस्टर, ये भी तो ले रहे हैं हम इसके अंदर, ठीक है। तो फिश प्रोडक्शन में सारी चीजें आ जाएंगी। शेलफिश क्या थी, वो मसल्स, ऑयस्टर, याद हो अगर आपको तो, मोलस्का में आपने पढ़ा होगा, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, ठीक है, उसमें आपको पता होगा, उसमें आपने पढ़ा था। तो ये सारी फिश प्रोडक्शन के अंडर हम लेते हैं। अब फिश प्रोडक्शन जो है, या तो आप नेचुरल तरीके से फिश नेट डाल के या फिशिंग रोप्स लगा के फिश को पकड़ो, एक तो ये तरीका है, दैट इज कैप्चर फिशिंग, नेचुरल फिशिंग। सेकेंड तरीका है कि आप ना फिश फार्म बनाओ अलग से, जैसे नीलोखेड़ी में सुल्तान फिश फार्म, ठीक है। अच्छा, सुल्तान फिश फार्म को मैं बता दूं, सुल्तान इज पद्मश्री, उनको पद्मश्री मिले हो फॉर हिज इनोवेटिव टेक्निक्स। आई हैव बीन देयर फॉर आई थिंक 3 टाइम्स इन सुल्तान फिश फार्म। सो नाइस, इतना बढ़िया टेक्नोलॉजीज, इतनी बढ़िया टेक्निक्स उन्होंने बनाई हुई है फॉर द फिश प्रोडक्शन। आप हो सकता है आप में से कुछ गए भी हो कहीं, और अगर नहीं तो आई सजेस्ट प्लीज एक बार आप विजिट जरूर करिए, ठीक है। तो या तो हम फिश फार्मिंग करें कि अलग से अपने पॉन्ड्स बना रहे हैं हम, अलग से हम अपना पूरा सिस्टम बिठा रहे हैं और वहां पे अपनी फिश की हम फार्मिंग खुद करवा रहे हैं, ठीक है। दैट इज अगेन फिश फार्मिंग और कल्चर फिशरी, ये दो तरीके से हम फिश प्रोडक्शन करवा सकते हैं, या नेचुरल, या हम खुद करवाएं फिश फार्मिंग, कल्चर फिशरी, ठीक है। वाटर सोर्स क्या हो सकता है, या तो हम देखो ले रहे हैं मेरीन वाटर, ओशियंस एंड ऑल, सी, ओशियन एंड ऑल, या हम ले रहे हैं फ्रेश वाटर और इनलैंड वाटर, ठीक है। तो उस हिसाब से या मेरीन फिशरीज होगा या इनलैंड फिशरीज होगा, ठीक है। और मेरीन फिशरीज में आपके आएंगे बेसिकली ऐसी फिशेस जो हम कहाँ से ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, कहाँ से उनकी कैप्चर कर रहे हैं, फ्रॉम द कोस्टल एरियाज, मेरीन बॉडी, सीज, ओशन, यहाँ से हम लोग ले रहे हैं। जो कॉमन फिशेस यहाँ से हम लेते हैं, जो मार्केट में बहुत अवेलेबल है, पॉम्फ्रेट, मैकरल, ट्यूना, सार्डीन्स, बॉम्बिट, ओके, सबकी पिक्चर्स आएंगे, हो सकता है आपने देखा भी हो, ठीक है। इन सबको लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि मेरीन फिशरीज में ना यूजुअली होता है हमको इतनी कमी आती नहीं है कि ज्यादा हमको ऐसे फेस करना पड़े, अरे बहुत कम प्रोडक्शन हुआ, ये वो, ऐसा नहीं होता। कमी थोड़ी कमी आती है, बट स्टिल जस्ट इन केस अगर कमी आ गई तो हम फिर अपना कल्चर फिश भी कर सकते हैं, अपना फिश फार्मिंग के टेक्निक से हम उसको प्रोड्यूस भी करवा सकते हैं अलग से। फिश फार्मिंग में जो बेसिकली ज्यादातर यूज होती है वो है आपकी ऑयस्टर, शेल फिश, ठीक है, प्रॉन्स, ये सब ज्यादा आपकी फिश फार्मिंग में यूज होती है, और नेचुरल तरीके से तो बाकी मिल ही रही है इसमें अच्छी से, ठीक है। सो दिस इज पॉम्फ्रेट, दिस इज मैकरल, दिस इज ट्यूना, दिस इज बॉम्बे डक। अच्छा, ट्यूना में आपको एक बात बताना चाहूंगी, ब्लूफिन ट्यूना होती है, उसका अदरवाइज शिकार वगैरह थोड़ा कम हो गया है क्योंकि वो थोड़ी एंडेंजर्ड में आ गई है, बट स्टिल होता ही है उनका, बहुत बहुत बड़ा साइज हो सकता है ट्यूना का, ठीक है, कैन बी ऑफ वेरी बिग साइज। दिस इज बॉम्बे डक, ओके। दिस वाज अबाउट मेरीन फिश। सेकंड आता है आपका इनलैंड फिशरीज। इनलैंड फिशरीज बेसिकली होती है ऐसी फिशरीज जो हम फ्रेश वाटर सोर्सेज से, या जैसे जो ब्रैकिश वाटर सोर्सेज है उनसे ले रहे हैं। अब फ्रेश वाटर तो हमने सुना था, ब्रैकिश वाटर क्या है? ब्रैकिश वाटर इज दैट वाटर इन विच द मेरीन एंड फ्रेश वाटर मिक्सेस। सुंदरबन डेल्टा याद है, पता है, सुंदरबन डेल्टा में यही तो हो रहा है, रिवर वाटर इज मिक्सिंग विद द मेरीन वाटर, so that particular transition point will be known as, और जो पर्टिकुलर उस जगह का जो पानी होगा दैट विल बी ब्रैकिश वाटर, ओके। तो ब्रैकिश और फ्रेश वाटर में हम जब फिशरीज करते हैं दैट इज इनलैंड फिशरीज, ठीक है। इनलैंड फिशरीज में हम लोग बहुत कॉमनली यूज करते हैं फिश फार्मिंग, बहुत कॉमनली, ठीक है, बहुत कॉमनली हम लोग फिश फार्मिंग करवा रहे हैं अपने खुद के, हमारे फिश पॉन्ड्स होते हैं उसमें हम उनकी कल्चर करवाते हैं फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, बहुत डिमांड है इनकी, ठीक है। एक आपको टर्म आता है अबाउट कॉम्पोजिट फिश फार्मिंग। कॉम्पोजिट फिश फार्मिंग क्या होता है, हम लोग एक पॉन्ड लेते हैं, उस पॉन्ड में हम 5, 2, 3, 4 या इससे ज्यादा टाइप्स ऑफ फिशेस को डाल देते हैं, ठीक है। यूजुअली 5 या 5 से ज्यादा ही लेते हैं हम, ठीक है। तो इतनी सारी टाइप्स ऑफ फिशेस अगर हम एक पॉन्ड में डालेंगे तो अभी आपके दिमाग में इंस्टेंटली इतने सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, अरे मैम ये कैसे, उसमें तो कंपटीशन होगा फूड के लिए, उसमें तो रहने का कंपटीशन होगा, ये होगा वो होगा। तो उन सब का इलाज क्या था, उन सब का सॉल्यूशन क्या था कि भाई चॉइस ऐसी करो, ऐसी फिशेस को चूज करो जिनका जो हैबिटेट है
वो अलग हो, जिनका जो फीडिंग मोड्स हैं वो अलग हो, ठीक है। तो हमने कैसे चूज किया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है कि हमने मान लो चूज किए कटला, रोहू एंड मृगल, तीनों फिशेस, और इनको चॉइस कैसे किया, बिकॉज मृगल जो है वो बॉटम फीडर है, नीचे नीचे फीडिंग करेगा, रोहू जो मिडिल जोन फीडर है, और कटला सरफेस फीडर है, ऊपर ऊपर रहेगा। तो उस हिसाब से इनमें कंपटीशन नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगा, डेथ नहीं होगा, आराम से रह सकते हैं। बट प्रॉब्लम तो एक और है, फिशेज है, ब्रीडिंग करेगा, एग्स देगा, अब एग्स देंगे मिक्स हो जाएंगे, हमें क्या पता, ठीक है। तो इसका भी हमने सॉल्यूशन, हार्मोन के इंजेक्शंस दे दोगे इनको, तो इनका जो एग लेइंग का टाइम है वो डिफर करेगा, देयरफॉर यू कैन कलेक्ट योर एग ऑन द डिफरेंट टाइम्स, एंड मिक्सिंग नहीं होगा, फिर इसमें बढ़िया सीड मिलेगा आपको, ठीक है। दिस वाज अबाउट इनलैंड फिशरीज। लास्ट आपका आज के लिए भी यूज होता है, बट खैर